Hello everyone, welcome to Mathsthan and I welcome you all to the classes of Political Science. और पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को। और आज के लेक्चर में समझेंगे द आइडिया ऑफ जस्टिस। क्या होता है जस्टिस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो आपको समझना जरूरी है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? और कौन से प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं? So, without a further ado, let us quickly dive into the lecture and understand what justice is. सबसे पहले समझते हैं इस टर्म जस्टिस का क्या मतलब होता है। देखो, इस टर्म जस्टिस से हम सभी फेमिलियर हैं और हम सबको पता है कि जस्टिस का मतलब होता है न्याय देना। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के टर्म्स में जस्टिस क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी में हम जस्टिस को कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझते हैं। देखो, जस्टिस मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या? मतलब इम्पार्शियल रहना। एंड इम्पार्शियलिटी का मतलब इन सिंपल टर्म्स किसी एक इंसान का फेवर ना करना। इसको एक एग्जांपल से समझो। एक मैनेजर है, ठीक है, उसको अपनी कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी बंदे को हायर करना है और दो लोग आते हैं इंटरव्यू देने, पर्सन ए और पर्सन बी। अभी जो पर्सन ए है, ये बहुत हाईली क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, कॉन्फिडेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। ऑन द अदर हैंड, पर्सन बी उतना क्वालिफाइड नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंट है और ना ही इतना हार्ड वर्किंग है। लेकिन ये जो मैनेजर है ना, ये मैनेजर का एक बड़ा ही क्लोज रिलेटिव है। तो जब इंटरव्यू हुआ, तो मैनेजर ने इस हाईली क्वालिफाइड बंदे को चूज करने के बजाय अपने रिलेटिव को चूज करा। तो ये इसने क्या करा? पार्शियलिटी करी, राइट? और यहाँ पर पार्शियलिटी हुई, तो पर्सन ए के साथ क्या हुआ? इनजस्टिस हुई, इजंट इट? तो जो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है ना, वो कहता है कि आपको इम्पार्शियल रहना है। ठीक है, आपको पार्शियल होकर के फैसले नहीं लेने, आपको फेयर रहना है। ठीक है, तो वही है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। अच्छा, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कि आप सबको सामान्य दर्जा दो, सबको इक्वल समझो, कोई बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा प्रिंसिपल आता है जस्टिस में मॉरल राइटनेस का, यानी आप हर किसी के साथ एक उचित व्यवहार करें। अंडरस्टूड? तो दैट इज जस्टिस। लेकिन ये फेयरनेस, इक्वालिटी और मॉरल राइटनेस कहाँ? सोसाइटी में, समाज में। जब आप लोगों को उनके अधिकार देने में, ड्यूटीज में और रिसोर्सेज में, जब आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड मॉरल राइटनेस को फॉलो करते हैं, वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अंडरस्टूड? तो न्याय का अर्थ है समाज में निष्पक्षता, समानता और उचित व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें अधिकारों, कर्तव्यों और संसाधनों का सही वितरण हो। एंड इन सिंपल वर्ड, जस्टिस इंश्योर करता है कि हर इंसान को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, इक्वल रिस्पेक्ट मिले और उनको फेयरली ट्रीट किया जाए। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब इस पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस के कॉन्सेप्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं, वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने प्रिंसिपल दिया था जस्टिस एज फेयरनेस का, और उन्होंने जस्टिस को एज फेयरनेस डिफाइन किया, यानी जस्टिस वो है जहां आप इम्पार्शियल होकर फैसला लोगे। और ये कॉन्सेप्ट जॉन रॉल्स का है, इसको हम इसी लेक्चर में डिटेल में भी समझेंगे, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। पर उससे पहले समझेंगे व्यूज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन जस्टिस। अच्छा, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के व्यूज को हम क्यों पढ़ रहे हैं आज इस लेक्चर में? द सिंपल रीजन बीइंग कि ये जो थिंकर्स है ना, सबसे पहला रीजन तो यही है कि ये बहुत अर्लीस्ट ग्रीक फिलोसोफर है जिनका पॉलिटिकल थ्योरी में काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा पॉइंट ये कि हम सबको पता है, और अगर नहीं भी पता तो डोंट वरी, इन थिंकर्स को हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ने वाले हैं आगे। तो प्लेटो जो है एरिस्टोटल के गुरु थे। ठीक है, तो एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे बेसिकली। और जब बात जस्टिस की है, तो जस्टिस के व्यूज दोनों के ऑपोजिट थे। मतलब एरिस्टोटल अपने गुरु के ही अगेंस्ट विचार रखते थे इन टर्म्स ऑफ जस्टिस। इसीलिए समझते हैं प्लेटो के लिए जस्टिस का क्या मायने थे और एरिस्टोटल के लिए जस्टिस के क्या मायने थे। प्लेटो कहते हैं कि अगर समाज में शांति बनी हुई है और हर व्यक्ति अपने करने का काम कर रहा है, तो फिर उस सोसाइटी में जस्टिस है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, यानी वही आप इम्पार्शियलिटी के साथ फैसला लो और प्रोपोर्शनल इक्वालिटी रखो। क्या होता है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी? अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको यही समझाऊंगी। देखो, कोर आइडिया
प्लेटो के लिए कोर आइडिया क्या था कि ईच पर्सन शुड डू द वर्क सूटेड टू देयर नेचर। ये कथन भी प्लेटो का ही कहा गया है, तो अगर एग्जाम में कभी आए तो आप ध्यान रखिएगा कि प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर हर एक व्यक्ति अपने करने का काम कर रहा है तो फिर वो उस समाज में जस्टिस है। जैसे कि अब अर्ली ग्रीक सिटी स्टेट्स में क्या होता था कि एक फिलोसोफर किंग होता था जो सबके लिए फैसले लेता था। फिर एक क्लास उससे नीचे वाली आती थी जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, है ना। एक क्लास ब्यूरोक्रेसी की होती थी और एक क्लास बहुत नीचे क्लासेस यानी क्लासलेस कह रही हूँ, एक क्लास डिवीजन थी ग्रीक सिटी स्टेट्स में। जैसे इंडिया में वर्ना सिस्टम था, सिमिलरली ग्रीक सिटी स्टेट्स में भी ये क्लास की डिविजन्स हुआ करती थी। तो प्लेटो के अनुसार अगर एक फिलोसोफर के एक फैसले लेने का काम कर रहा है, एक मंत्री अपना काम कर रहा है, ठीक है, एक ट्रेडर अपना काम कर रहा है, तो जब सब अपने अपनी प्रकृति के अनुसार जब कार्य कर रहे हैं तो फिर वो एक जस्ट सोसाइटी है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशनल इक्वालिटी। क्या होता है ये प्रमोशनल इक्वालिटी? इसको एक एग्जांपल से समझो आप। हम एक एग्जांपल लेते हैं टैक्स का, ठीक है, टैक्सेशन। अब सरकार क्या कहती है कि जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लो और जो गरीब लोग हैं उनसे कम टैक्स लो। मतलब जिसकी जितनी इनकम है उससे उस हिसाब से टैक्स लो। अब अगर कल को सरकार ये बोल दे कि सबको 30% टैक्स देना ही देना है, या फिर ये परसेंटेज ही हटा दो, अगर सरकार बोले कि साल में सबको 1 लाख रुपए टैक्स देना ही देना है, ये कंपलसरी है, तो जो बहुत अमीर लोग हैं, मिलेनियर्स एंड मल्टी मिलेनियर्स हैं, वो तो 1 लाख रुपए का टैक्स उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो इजीली पे कर देंगे। बट थिंक अबाउट अ वेरी पुअर पर्सन, वो 1 लाख रुपए का टैक्स कैसे पे करेगा और क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, राइट। तो उसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, यानी अनुपातिक समानता। कि अगर जिसकी इनकम ज्यादा है आप उससे ज्यादा टैक्स लो, जिसकी इनकम कम है आप उससे कम टैक्स लो, यानी इनकम के अनुसार आप टैक्स लो। अगर सबके लिए एक ही टैक्स की लिमिट सेट कर दी तो फिर वो क्या होगा? इनजस्टिस होगा, वो गलत होगा। यही चीज कहते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया था प्रमोशनल इक्वालिटी का कि बराबर लोगों को बराबरी से ट्रीट करो और जो लोग बराबर नहीं है एक दूसरे से उनको समानता से ट्रीट मत करो, उनको अनइक्वली ही आप ट्रीट करो। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट था जस्टिस का, वो फोकस करता था मॉरल और आइडियलिस्टिक चीजों पर। मतलब वो एक ख्याली चीज थी, नैतिक था, आदर्शवादी उनकी ये विचारधारा थी, वो प्रैक्टिकल नहीं था, है ना। एंड एरिस्टोटल का जो फोकस था वो प्रैक्टिकल था कि समाज में लोग किस चीज से गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उस सिचुएशन में क्या उनके साथ वाकई न्याय हो रहा है। वो था फोकस एरिस्टोटल का, और ये बहुत रियलिस्टिक भी था, है ना। तो एरिस्टोटल की जो विचारधारा थी वो आइडियलिस्टिक या मॉरल नहीं थी, है ना। वो एक प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी में अप्लाई होने वाली चीज थी। नेक्स्ट, सोसाइटी का व्यू प्लेटो के लिए कैसा था? प्लेटो के लिए सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी। पहले रूलर्स, दूसरे सोल्जर्स और तीसरा प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यानी वो लोग जो रूल करते हैं, जो राजा होते हैं, दूसरा सोल्जर्स और तीसरा प्रोड्यूसर्स जो अनाज उगाते हैं। और एरिस्टोटल के लिए सोसाइटी क्या थी? सोसाइटी शुड इंश्योर फेयरनेस बेस्ड ऑन मेरिट। अब एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई जिसकी जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, जिसका जितना अच्छा मेरिट होगा, उस हिसाब से उसको समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, है ना। समाज में योग्यता के आधार पर न्याय होना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू था एरिस्टोटल का। अच्छा, फिर प्लेटो का एम क्या था? एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य की स्थापना होना प्लेटो का आइडिया था। वो सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाना चाहते थे, इसलिए जो उनके विचार थे वो भी कैसे थे? आदर्शवादी विचार थे। और दूसरी तरफ एरिस्टोटल के विचार जो थे, जो उनका एम था, वो था प्रैक्टिकल जस्टिस इन रियल लाइफ, कि रियल लाइफ में इन द ग्राउंड रियलिटी ऑफ लाइफ लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, है ना। तो वो वास्तविक जीवन में न्याय की स्थापना करना चाहते थे। प्लेटो के लिए हर इंडिविजुअल का क्या रोल था? उनका मानना था जस्टिस एग्जिस्ट व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म देयर प्रॉपर रोल। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी समझाया था कि अगर हर इंडिविजुअल अपने करने का काम ठीक तरह से कर रहा है तो वहां पर उस सोसाइटी में जस्टिस एग्जिस्ट कर रही है। और एरिस्टोटल का मानना था कि जस्टिस एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग, कि जस्टिस तब मानी जाएगी जब गलतियों को रेक्टिफाई किया जाए और उन गलतियों में सुधार किया जाए और एक इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सोसाइटी में। ठीक है,
तो ये था डिफरेंस प्लेटो और एरिस्टोटल का। और आप कहीं न कहीं देख ही सकते हो कि एक तरफ प्लेटो जो थे बड़े आदर्शवादी ख़्याल रखते थे और एरिस्टोटल जो थे वो बड़े ही वास्तविक और बड़े प्रैक्टिकल ख़्याल और विचार रखते थे। और इसी कारण से जस्टिस के मायने दोनों के लिए बहुत अलग रहे। अंडरस्टूड? और कभी कोई इस तरीके का जो है कोटेशन आ जाए एग्जाम में, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल का क्या मानना था और प्लेटो का क्या मानना था। फिर आप उनके कथन को पढ़कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट मार्क करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में और समझते हैं डायमेंशंस ऑफ जस्टिस को। ठीक है, क्या होता है डायमेंशंस ऑफ जस्टिस? जस्टिस कितने प्रकार की हो सकती है? तो सबसे पहले आता है लीगल जस्टिस यानी कानूनी न्याय। अब ये नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे कि इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, है ना, कानूनी न्याय यानी लीगल जस्टिस रेफर्स टू फेयरनेस इन एप्लीकेशन ऑफ लॉज। इट एंश्योर्स दैट ऑल लॉज आर क्लियर, इम्पार्शियल एंड इक्वली अप्लाइड फॉर ऑल। अब लीगल जस्टिस वो है कि कानून सबके लिए बराबर हो, क्लियर हो, इम्पार्शियल हो और हर इंसान के लिए इक्वली अप्लाई करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पनिशमेंट एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए है, तो वो अमीर को भी मिलनी चाहिए और गरीब को भी मिलनी चाहिए अगर उन दोनों ने सेम ऑफेंस किया है तो। यानी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। दैट इज योर लीगल जस्टिस। ठीक है, कि कानून सभी पर समान और निष्पक्ष रूप से लागू हो। दैट इज योर लीगल जस्टिस। क्या फीचर्स है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यानी कानून के सामने सब बराबर है। कानून का शासन होना, रूल ऑफ लॉ होना, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना यानी जुडिशरी किसी पर भी निर्भर नहीं कर रही या फिर वो किसी के भी फैसलों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही। दैट इज योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट, लोगों के अधिकारों को जो है लीगल जस्टिस प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या है, एक कानूनी न्याय है। तो कानून सबके लिए बराबर हो, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जुडिशरी किसी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पावरफुल इंसान से इन्फ्लुएंस ना हो, कानून का शासन हो वहां पर और कानून के सामने सभी बराबर हों। अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ये दिया था एवी डाइसे ने। और इन्होंने ही इसको एम्फसाइज भी किया था कि सोसाइटी में लॉ सबसे बढ़कर होना चाहिए और हर इंसान लॉ के सामने बिल्कुल बराबर हो, कानून के सामने बराबर हो। तो ये कॉन्सेप्ट एवी डाइसे ने दिया था। और लीगल जस्टिस से एसोसिएटेड एक और थिंकर जो है वो है जॉन रॉस। इन्होंने फेयर लीगल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है जस्टिस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है और इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। सो आई होप ये पहली डायमेंशन तो आपको समझ में आई होगी कि लीगल जस्टिस क्या होता है, यानी कानूनी तौर पर लोगों को न्याय मिलना। अब सेकंड डायमेंशन देखते हैं कि सेकंड डायमेंशन क्या है। सेकंड डायमेंशन है पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय। क्या होता है राजनीतिक न्याय? पॉलिटिकल जस्टिस एंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। सिंपल टर्म्स में आप अपने देश की गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में इक्वली हिस्सा ले पाओ, हर इंसान वोट दे सके। राइट, हर इंसान एज इन जो 18 साल से ऊपर हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग हर इंसान वोट दे सके। ठीक है, अपना जो गवर्नेंस का जो भी प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, किसी को इलेक्शंस कंटेस्ट करने से ना रोका जाए अगर वो करना चाहता है तो। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। तो बेसिकली पॉलिटिकल जस्टिस कहती है कि अपने देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में, यानी जो भी चीजें आपकी राजनीति से रिलेटेड हैं वहां पर एज अ सिटीजन आप इक्वली पार्टिसिपेट कर सको, आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान भागीदारी का अधिकार होना। अंडरस्टूड? अब की फीचर्स क्या है पॉलिटिकल जस्टिस के? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर इंसान जो 18 ईयर से प्लस है वो वोट कर सके। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, यानी सब वोट कर सके, है ना, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो। देन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जो भी व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना चाहे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री वो रख सके। ठीक है, तो ये थे कुछ की फीचर्स पॉलिटिकल जस्टिस के। अब आ जाते हैं कौन से थिंकर्स एसोसिएटेड है पॉलिटिकल जस्टिस से। सबसे पहले नाम आता है जे रूसो का। इन्होंने पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब है जहां पर रूल ऑफ पीपल हो, यानी सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हर देश या जो भी कंट्री जो सॉवरन है या खुद को सॉवरन कहती है, वो लोगों को पूरा अधिकार देती है और अपने देश के फैसले खुद ले सकती है। सोवरेनिटी का एक सिंपल सा मतलब है नॉन इंटरफेरेंस।
यानी हमारा देश अगर सॉवरन है, हम कहते हैं ना इंडिया इज अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सॉवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो उसमें सॉवरन का मतलब है कि इंडिया अपने फैसले खुद ले सकता है और इंडिया को अपने फैसले सुलझाने के लिए या अपनी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए किसी भी और कंट्री की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सॉवरन है। और पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जहां पर लोग जो है अपनी ओपिनियंस रख सकते हैं और अपने देश को रूल कर सकते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब जो पॉपुलर सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जे रूसो ने दिया था, आप ये याद रखेंगे। अच्छा, जब जे रूसो के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज और आप याद रखना। एक तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉपुलर सोवरेनिटी का, और इन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था जनरल विल का। मतलब जे रूसो का मानना था कि भाई जो उस देश के लोग चाहते हैं वो होना चाहिए, जनरल विल फॉलो होना चाहिए, और पॉपुलर सोवरेनिटी। तो अगर कभी एग्जाम में आए कि दोनों कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है तो आपको ये नाम जे रूसो मालूम होना चाहिए। दूसरे थिंकर जो पॉलिटिकल जस्टिस से रिलेटेड है वो है जे मिल। ठीक है, जे मिल कहते थे कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है गवर्नेंस में, और हर इंडिविजुअल लिबरल होना चाहिए, लिबर्टी यानी फिर उसको फ्रीडम मिले कि वो जो फैसला लेना चाहे वो ले सके। ठीक है, तो जे मिल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हमने पढ़ा भी है जब हमने लिबर्टी को पढ़ा था। तो जे मिल भी पॉलिटिकल जस्टिस के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार होना चाहिए अपने देश के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, और लिबरली वो ये फैसले ले सके। सो आई होप आपको पॉलिटिकल जस्टिस समझ में आया होगा कि अपने देश की पॉलिटिक्स में इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना होता है पॉलिटिकल जस्टिस। समझते हैं तीसरी डायमेंशन जो कि है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। अब ये टर्म सोशो इकोनॉमिक से ही आपको पता चल रहा है, सोशो मतलब सोसाइटी एंड इकोनॉमिक मतलब द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री या फिर आर्थिक न्याय। ठीक है, तो अब सोशो इकोनॉमिक जस्टिस क्या एम करता है कि भाई इनइक्वालिटीज कम हो, है ना, जो समाज में जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं वो कम हो। उसके बाद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, यानी हर इंसान अपने लाइवलीहुड को फेयर तरीके से कमा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अक्सर कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है कि मैक्सिमम पोर्शन, और इंडिया में भी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो कहीं ज्यादा है। आपने भी ये चीज या फैक्ट कहीं ना कहीं सुने होंगे दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। हमारे देश का भी 40% जो रिसोर्सेज हैं वो टॉप 10% लोगों के पास ही है, इजंट इट? तो दैट इज अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम। तो इंडिया इज ऑल्सो इकोनॉमिकली इनइक्वल। ठीक है, तो एक अनइक्वल कंट्री है, इंडिया में भी इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस कहता है कि सोशल टर्म्स में और आर्थिक टर्म में यानी इकोनॉमिक टर्म्स में भी जस्टिस डिलीवर होनी चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी समाज में इनइक्वालिटीज हैं वो कम होनी चाहिए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब क्या फीचर्स हैं सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी कम हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हर व्यक्ति को रोजगार कमाने के या किसी भी तरीके से अगर वो अपना लाइवलीहुड अर्न करना चाहता है, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। देन वेलफेयर पॉलिसीज, यानी समाज में इक्वालिटी लाने के लिए सरकार को वेलफेयर पॉलिसीज लानी चाहिए। जैसे कि इंडिया बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज फॉलो करता है, राइट। मिड डे मील स्कीम्स हो गई या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लेकर के आई है। स्कीम्स लाइक मनरेगा, ये सारी क्या है? ये वेलफेयर स्कीम्स ही तो है जो सोसाइटी में क्या कर रही है, एक बैलेंस और एक इक्वालिटी लाने का काम कर रही है। देन सोशल सिक्योरिटी, कि समाज में किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम किसी भी तरह से नीचे हैं या सरकार जो है वो बायस है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ, तो उसके लिए सरकार को सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए, यानी सामाजिक सुरक्षा इंश्योर करनी चाहिए। कौन कौन थिंकर्स हैं जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले नाम आता है कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और वो इकोनॉमिक इक्वालिटी को लाना चाहते थे। उनका बेसिक जो कंसर्न था वो ये कि कैपिटलिज्म को हटाओ। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो कुछ टॉप क्लास पीपल के पास होते हैं, जिनको कार्ल मार्क्स कहते हैं बोर्जुआ, है ना। और प्रोलेटेरिएट यानी जो वर्किंग क्लास होती है उनको कैपिटलिस्ट या फिर जो बोर्जुआ है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं
वो वर्किंग क्लास को या फिर जो लोग कमज़ोर हैं फाइनेंशियली उनको एक्सप्लॉइट कर सके। क्योंकि उसमें प्रॉफ़िट किसका हो रहा है? प्रॉफ़िट तो सारा का सारा कैपिटलिस्ट या बूर्जुआज़ का ही हो रहा है ना। वर्किंग क्लास इज़ ऑलवेज़ स्ट्रगलिंग। तो कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहते थे। उसके बाद अगेन जॉन रॉल्स जिन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल भी दिया था। इस प्रिंसिपल को हम समझेंगे आगे व्हेन वी विल स्टडी जॉन रॉल्स। ठीक है? तो अभी तक आपको डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी आई होप क्लियर हुआ हो। लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। मूविंग ऑन, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जो है रिट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। क्या होता है ये रिट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? लेट अस अंडरस्टैंड इट क्विकली। अब देखो, retributive justice is based on the idea that wrongdoers should be punished proportionately to their crime। यानी कि दंडात्मक न्याय का अर्थ है कि अपराध के अनुसार अपराधी को दंड दिया जाए। वेरी सिंपल है ना, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। यानी कि भाई जिसने जैसा क्राइम किया है उसको उसके अकॉर्डिंग ही सजा मिलनी चाहिए। और रेट्रीब्यूटिव जस्टिस कहता है कि पनिशमेंट इज नेसेसरी, ये इसका एक की फीचर है। राइट। देन सेकंड फीचर है प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जितना बड़ा क्राइम होगा उतनी ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देन थर्ड इज मॉरल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इंसान मॉरली भी अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि उसको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उसने गलत काम किया है या फिर उसने क्राइम कमिट किया है। देन फोर्थ इज फोकस ऑन द पास्ट एक्शंस, कि अगर कोई इंसान अपने पास्ट में गलत काम करते आ रहा है तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यानी उसके पास्ट एक्शन पर भी फोकस होना चाहिए। दिस इज व्हाट रेट्रिब्यूटिव जस्टिस सेज। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस का मतलब है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो जस्टिस डिलीवर करने के लिए पनिशमेंट इज नेसेसरी, कि आपको उस इंसान को पनिश करना ही करना पड़ेगा। दैट इज रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। ठीक है? और कौन से थिंकर्स हैं जो रेट्रिब्यूटिव जस्टिस को सपोर्ट करते हैं? इमानुएल कांत, जो बोलते हैं कि पनिशमेंट एक मॉरल ड्यूटी है। अगर किसी ने अपराध किया है और अपराध किया है तो उसको पनिश करना इंसान की एक मॉरल ड्यूटी है। उस इंसान को आप मतलब अगर आप मॉरली सही होना चाहते हो तो फिर क्राइम करने वाले को सजा तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। एंड देन द सेकंड थिंकर इज ईडब्ल्यूएफ हेगल। और ईडब्ल्यू हेगल का मानना है कि सजा देना जस्टिस को रिस्टोर करता है। तो रेट्रिब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर क्राइम किया है तो जस्टिस देने के लिए सजा तो मिलेगी, पनिशमेंट विल बी देयर। ठीक है, ये मतलब होता है रेट्रिब्यूटिव जस्टिस का, कि जस्टिस डिलीवर करी है, अगर आपको जस्टिस डिलीवर करनी है तो हर अपराध के लिए पनिशमेंट देनी ही देनी चाहिए। और इमानुएल कांत और हेगल, ये दो थिंकर्स ऐसे थे जिन्होंने रेट्रिब्यूटिव जस्टिस को काफी सपोर्ट किया। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डील्स विद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी, यानी समाज में संसाधनों, धन और अवसरों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। यानी जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं या जितने भी देश में रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब जैसे इक्वालिटी और फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर एक देश के पास लेट अस से 100 एकर्स ऑफ लैंड है। ठीक है, 100 एकर्स ऑफ लैंड, ऑल्दो दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल नंबर दैट वी आर टेकिंग ताकि इजी हो जाए समझने में। अगर किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास 100 एकर्स ऑफ लैंड है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलेगा कि अगर वहां पर 100 लोग हैं ना आपके एरिया में या आपके देश में, तो हर इंसान को एक एक एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं कि मेरिट डज नॉट रियली मैटर, आपको बस ये देखना है कि सभी लोगों को इक्वल रिसोर्सेज मिले हैं। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये सोशल वेलफेयर पर ज्यादा फोकस करता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अनुसार कोई भी इंसान किसी भी तरीके से लैग नहीं करना चाहिए। लैग मतलब कि कोई भी इंसान पीछे ना रहे, है ना? हर इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे फिर वो उसमें मेरिट हो या मेरिट ना हो। सोशल वेलफेयर इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब तीसरा कंसर्न क्या है, तीसरा फीचर क्या है? बेसिकली कंसर्न फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहता है कि जो पिछड़े वर्ग है या जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको एडवांटेज मिलना चाहिए और इस सोशल स्कीम्स के थ्रू इन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है ऑफ कोर्स, कि भाई किसी भी पर्सन को जो है वो डिप्राइव ना रहे किसी भी सुविधा से।
है ना? अगर अमीर अच्छे से कमा पा रहा है, तो गरीब के पास भी एटलीस्ट आप इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ और इतनी चीज़ें प्रोवाइड करा दो कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर पाए। दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स कौन-कौन से थे? एरिस्टोटल, जॉन रॉस एंड कार्ल मार्क्स। तो आप ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे, तीनों चीज़ें बेसिकली द 3 थिंकर्स, ओके? और रिट्रिब्यूटिव जस्टिस डील्स विद क्राइम, डील्स विद पनिशमेंट एक्चुअली, कि अगर कोई क्राइम किया है तो जस्टिस तभी डिलीवर होगी जब उस इंसान को सजा मिलेगी। दैट इज योर रिट्रिब्यूटिव जस्टिस। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहता है कि अगर आपको लोगों को न्याय देना है ना, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, सबको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली करो, सबको जो वेल्थ है वो इक्वली बांटो, है ना? धन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, तब सबके साथ न्याय होगा। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और रिट्रीब्यूटिव जस्टिस डील्स विद punishment to deliver justice. So I hope retributive justice और distributive justice आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन, अब पढ़ते हैं जॉन रॉल्स को। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जॉन रॉल्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है व्हेन इट कम्स टू द टर्म जस्टिस, क्योंकि जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी। न्याय का सिद्धांत देने वाले जो पॉलिटिकल थिंकर थे वो थे जॉन रॉल्स। क्या थी ये थ्योरी? और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आप इसको अच्छे से समझना एंड स्टे फोकस्ड। देखो, 1971 में जॉन रॉल्स की एक बहुत फेमस बुक आई थी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, इस किताब में उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिया था। यानी जस्टिस क्या है? जस्टिस तब डिलीवर होगी जब आप फेयर हो, यानी आप हर सिचुएशन में इम्पार्शियल हो। तो जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिया था जॉन रॉल्स ने, एंड ही ट्राइड टू रिकंसाइल लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एंड जॉन रॉल्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में समझा था कि लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में बैलेंस बनाने वाले जो पॉलिटिकल थिंकर थे वो थे जॉन रॉल्स। ठीक है, लिबर्टी फ्रीडम से आप समझ सकते हैं, एंड इक्वालिटी यू ऑल नो। ठीक है ना? तो जॉन रॉल्स ट्राई टू बैलेंस लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो अभी तक जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में सिंपल सी एक चीज है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स ने प्रपोज की थी अपनी थ्योरी, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इस किताब में 1971 में बुक आई थी। एंड उन्होंने जस्टिस को एज फेयरनेस दिखाया और इसका आइडिया या इसका कॉन्सेप्ट सोसाइटी को दिया। ठीक है, क्या होता है और क्या है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। देखो, अब थ्योरी को समझने से पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना है ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस को। ये अक्सर बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है हमें। इनफैक्ट व्हेन आई वाज आल्सो स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, तो मुझे भी वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है ना, ये समझ में नहीं आया था। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था जॉन रॉल्स ने। उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट दिया। तो आज के इस लेक्चर में हम अच्छे से समझेंगे कि ओरिजिनल पोजीशन क्या है और वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है। ठीक है ना? तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिविजुअल है और इसको नहीं पता कि ये सोसाइटी में किस पोजीशन पर है ना? ओरिजिनल पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। अगर सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल को नहीं पता कि वो सोसाइटी में अमीर है या गरीब, ठीक है, रिच है या पुअर, दैट इज द सेम थिंग बेसिकली, और मेल है या फीमेल, अगर किसी इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता, वो बिल्कुल अनजान है अपनी पोजीशन पे सोसाइटी में, तो फिर सोसाइटी के लिए वो रूल्स कैसे बनाएगा? फेयर बनाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल को यही इंडिविजुअल सबसे नीचे वाली पोजीशन पर हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से समझते हैं इस चीज को। ओरिजिनल पोजीशन या फिर वेल ऑफ इग्नोरेंस में भी इस पोजीशन का यूज होता है। और जॉन रॉस कहते हैं कि अगर आपको सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, आपको नहीं पता आप पावरफुल हो या वीक हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आपको नहीं पता कि आप सोसाइटी में कौन सी जगह पर हो, तो फिर आप उस सोसाइटी के लिए कानून कैसे बनाओगे? फेयर बनाओगे, राइट? क्योंकि हो सकता है आप उस सोसाइटी में कल को क्या हो, सबसे नीचे वाली पोजीशन पर हो या सबसे वीकेस्ट पोजीशन पर हो। तो उसको कहा जाता है ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वेयर इंडिविजुअल डिसाइड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को डिसाइड करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि उसको नहीं पता, वो एक पर्दे के पीछे है।
जिस पर्दे के पीछे उसको अपनी पोजीशन ही नहीं पता, और इसी पर्दे को बोलते हैं वेल, वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञान का आवरण। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है कि पीपल डज नॉट नो देयर क्लास, जेंडर, रिलीजन, टैलेंट। तो ये पर्दे के पीछे, यानी जो अज्ञान लोग हैं, ये जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनको नहीं पता कि कौन सी क्लास के हैं, है ना? बहुत ज़्यादा अपर क्लास है या लोअर क्लास है, कौन-सा जेंडर है, किस धर्म के ये हैं, क्या-क्या टैलेंट इनमें है, इनको कुछ नहीं पता, है ना? तो जब ऐसे लोग, जो वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं, जब ऐसे लोग कानून बनाएँगे ना, तो वो कैसे होंगे? बिल्कुल फेयर होंगे, अनबायस्ड होंगे, ठीक है? तो ये होती है ओरिजिनल पोजीशन। तो जॉन रॉस कहते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जो लोग हैं, जो ओरिजिनल पोजीशन है, जो ओरिजिनल पोजीशन पर लोग हैं, जो ये नहीं जानते कि सोसाइटी में उनकी पोजीशन क्या है, वही लोग ऐसे होंगे जो फेयर रूल्स बनाएंगे और क्या डिलीवर करेंगे? जस्टिस। ठीक है? तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो थे, ये जॉन रॉस ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिए, और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूज़िंग हो जाता है वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल मतलब एक पर्दा होता है, राइट? एक पर्दा या फिर एक बड़ा-सा कपड़ा। तो आपने सुना भी होगा, वेल वो होता है ना, जैसे घूंघट जिससे आप अपना मुँह कवर कर सकते हो। बेसिकली आप एक इसको एक पर्दा समझ लीजिए, और इग्नोरेंस यानी अज्ञान। तो ये जो लोग हैं ना, जो इस वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं, और ये है हमारी सोसाइटी। तो ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे वाले लोग हैं, ये अनजान हैं अपनी आइडेंटिटी से। इन्हें नहीं पता हम सोसाइटी में किस पोजीशन पर हैं। तो यही वो लोग होंगे जो सोसाइटी के लिए फेयर रूल्स बनाएंगे। ठीक है ना? ये है वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, जो सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिए इन टर्म्स ऑफ जस्टिस। क्या है टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस? सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, यानी सब लोगों को इक्वल बेसिक राइट्स मिले, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, है ना, एंड ऑल द अदर राइट्स। तो सबको इक्वल बेसिक लिबर्टी मिले, सबको इक्वल अधिकार मिले, बेसिक अधिकार सबको मिले, ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब दूसरा आता है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब है इनइक्वालिटीज आर अलाउड ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। मतलब कि जो सोसाइटी है, वहां पर हम इनइक्वालिटी अलाउड कर देंगे, लेकिन वो इनइक्वालिटी कब अलाउड होगी? जब उस इनइक्वालिटी से सबसे ज्यादा फायदा लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस को मिले। आप इसको एक अच्छे से समझ सकते हैं विद एन एग्जांपल। अब इंडिया में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इंडिया की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो एग्जाम्पल है डिफरेंस प्रिंसिपल का। कैसे? अब इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या करती है कि जो इंडिया के हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उनको एक लेवरेज देती है ना? तो ये जो रिजर्वेशन है, हम कह सकते हैं एग्जाम या किसी भी पोस्ट में ये इनइक्वालिटी तो लाती है ना? हम मानते हैं ना इस चीज को कि भाई जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो ग्रुप्स आते हैं, उनको उनके लिए कट ऑफ जो है एग्जाम की कम जाती है, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ हाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ? इनइक्वालिटी हुई, है ना, असमानता हुई। लेकिन इस इनइक्वालिटी से क्या हो रहा है? इस इनइक्वालिटी से जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस हैं, जो हिस्टोरिकली जिनके साथ गलत हुआ है या हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड है, उनको बराबरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, इजंट इट? तो यही है डिफरेंस प्रिंसिपल, कि समाज में इनइक्वालिटी अलाउड है, लेकिन सिर्फ तब तक जब वो लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शंस को अपलिफ्ट करे या उनका फायदा करे। अंडरस्टूड? तो ये थे 2 प्रिंसिपल जो जॉन रॉल्स ने दिए थे जस्टिस के। पहला, वेरी इजी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, यानी हर व्यक्ति को इक्वल बेसिक राइट्स मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, इक्वल बेसिक राइट्स मिले। दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब कि किसी भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो सकती है, लेकिन वो इनइक्वालिटी लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए हो। ठीक है ना? So that is the difference principle, and this is in summary your 2 principles of justice. I hope यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, and these core concepts, especially the veil of ignorance, is also very important. ठीक है? चलो, अब सिग्निफिकेंस समझते हैं इस थ्योरी का। थ्योरी ऑफ व्हाट? थ्योरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय जॉन रॉल्स। तो सिग्निफिकेंस क्या है? कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, इन्फ्लुएंस्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। तो जॉन रॉल्स की जो थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल दिया कि आप इनइक्वालिटी ला सकते हो, लेकिन उससे सोसाइटी के लीस्ट एडवांटेज ग्रुप्स को फायदा होना चाहिए।
तो ये सारी चीजें, ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वो स्टेट जहां पर गवर्नमेंट काम करती है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए, या फिर जो लोग गरीब है या जो लोग बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पाते, गवर्नमेंट वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है थ्रू वेरियस स्कीम। ऐसी ही स्टेट को या ऐसी ही कंट्री को कहा जाता है वेलफेयर स्टेट। तो ये जो जॉन रॉल्स की थ्योरी थी, इसने सोशल जस्टिस को प्रमोट करा डिफरेंस प्रिंसिपल के थ्रू, और ये कहा कि अगर आपको जस्टिस देनी है ना और आपको न्याय करना है, तो फिर जो लोग पिछड़े हुए हैं या फिर जो डिसएडवांटेज्ड है, उनको आप अपलिफ्ट करो। फिर उस अपलिफ्टमेंट के लिए भले ही आपको इनइक्वालिटी लानी पड़े, तो वो होगा रियल जस्टिस। ठीक है। ये मानना था जॉन रॉल्स का और यही इस चीज का सिग्निफिकेंस है। अब क्रिटिसिज्म क्या है? देखो, जॉन रॉल्स की थ्योरी के जो सबसे बड़े क्रिटिक थे वो थे रॉबर्ट नॉजिक। ये नाम आप याद रखेंगे। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया था रॉबर्ट नॉजिक ने। उन्होंने कहा था दैट टू मच फोकस ऑन इक्वालिटी वॉयलेट्स इंडिविजुअल लिबर्टी, कि अगर आप हर किसी को बराबर लाना चाहोगे, तो वो तो इंडिविजुअल लिबर्टी का उल्लंघन हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि हम एग्जाम्स का ही कंसिडर कर लेते हैं, है ना। नाउ देयर इज वन कैटेगरी जिनको अगर एग्जाम में पास होना है, तो उन्हें 300 में से 200 प्लस मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे, तभी वो क्वालिफाई होंगे। एंड देन देयर इज अनदर ग्रुप जो लेट अस से कि अगर 150 से ज्यादा मार्क्स भी ला रहे हैं, तो वो भी क्वालिफाइड है। तो आप ये देखो कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, वो अगर 199 मार्क्स भी ला रहा है, तो वो उस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड नहीं है, वो फेल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप का जो पर्सन है, अगर वो 151 मार्क्स भी ला रहा है, तो भी वो क्वालिफाइड है। अब हालांकि इन दोनों में से ज्यादा किसके है? इसके। लेकिन ये क्वालिफाइड नहीं होगा, क्वालिफाई ये होगा। यही क्रिटिसिज्म दिया रॉबर्ट नॉजिक ने, कि अगर आप सबको बराबरी पर रखेंगे, तो फिर इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल की मेहनत, वो भी तो खराब होगी, राइट। तो ये था क्रिटिसिज्म जॉन रॉस थ्योरी ऑफ जस्टिस का, जो दिया था सबसे पहले रॉबर्ट नॉजिक ने। उसके बाद जो दूसरे क्रिटिसाइजर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, दैट डज नॉट एलिमिनेट क्लास इनइक्वालिटी। तो उनका मानना है कि आप जस्टिस ला रहे हो, लेकिन उस जस्टिस में जो लोअर पर्सन है, ठीक है, जो सो कॉल्ड लोअर क्लास का पर्सन है, वो तो लोअर ही रहेगा ना। आप क्लास डिफरेंस को तो हटाइए, यानी आप ऐसे जस्टिस लाइए कि ये जो डिवीजन है ना सोसाइटी में, यही एग्जिस्ट करना बंद कर जाए, है ना। आप ऐसा जस्टिस, ऐसा न्याय लेकर आइए कि जो लोअर क्लास पर्सन है, सो कॉल्ड लोअर क्लास, वो लोअर क्लास ना कहलाया जाए। इस तरह की आप इक्वालिटी लेकर के आइए, इस तरह की जस्टिस आप डिलीवर करिए। तो बेसिकली दो मेन क्रिटिसिज्म आए। पहला आया रॉबर्ट नॉजिक की तरफ से, और दूसरा क्रिटिसिज्म आया कार्ल मार्क्स की तरफ से। ठीक है। और इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म, क्योंकि जो जॉन रॉल्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का समर्थक क्या था, तो वो कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, तो जाहिर सी बात है वो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी क्रिटिसाइज करेंगे। इजंट इट? सो आई होप आपको सिग्निफिकेंस ऑफ जस्टिस और क्रिटिसिज्म ऑफ जस्टिस दोनों ही समझ में आया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए दैट डिड रॉबर्ट नॉजिक सपोर्टेड जॉन रॉस थ्योरी ऑफ जस्टिस, देन आंसर वुड बी नो। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट नॉजिक और कार्ल मार्क्स ने तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचना की थी, क्रिटिसाइज किया था। ओके, तो दीज आर नॉट द सपोर्टर्स एक्चुअली। सो आई होप अभी तक आपको जस्टिस के बेसिक टेनेट्स समझ में आए होंगे। ठीक है। एक बार लेट अस क्विकली ब्रश थ्रू इन दिस 2 मिनट समरी। आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि जस्टिस क्या है। ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जस्टिस क्या होती है। ठीक। उसके बाद हमने डायमेंशंस ऑफ जस्टिस को समझा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर जॉन रॉल्स जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझा, उसका क्रिटिसिज्म, उसका सिग्निफिकेंस, उनके कोर कॉन्सेप्ट्स जहां पर आता है ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस, उसको समझा। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिट्रीब्यूटिव जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिट्रीब्यूटिव जस्टिस को समझा। ठीक है। तो जस्टिस को समझने के लिए ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको
प्रॉपरली पता होने चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थ्योरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय जॉन रॉल्स। इसमें डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जॉन रॉल्स ने जस्टिस के दो प्रिंसिपल दिए थे। सबसे पहला इक्वल लिबर्टी एंड दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आया होगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज व्हेन इट कम्स टू जस्टिस फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको बेसिक समझना है तो एटलीस्ट जस्टिस के ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप द लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्लास।